बच्चा लोगों, स्वागत है केजीएस यूडी के चैनल पर और मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले एक वीडियो में लेकर आई थी जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का रिवीजन कराया था। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की एक लिस्ट आपको दे दी थी कि बच्चा लोगों सीयूटी के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको कर लेना चैप्टर 1 से। अब बात करते हैं मैम अगले चैप्टर की। मैंने आपको बोला था ये सीरीज चलती रहेगी रे बबुआ, मतलब पहले मैंने एक चैप्टर कराया, उसके बाद मैम दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद में तीसरा चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर को आपको क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला शीट का रिवीजन आपको दिया जाएगा एक छोटी सी वीडियो के थ्रू। तो ये आपकी सेकंड वीडियो है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए यहां पर, यानी कि संधारित्र, यहां पर हम कैपेसिटर की बात करेंगे जो चैप्टर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर संधारित्र यानी कि कैपेसिटर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने दिए हुए हैं। तो चलिए एक वन बाय वन हम इनको क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। और याद रखना सीयूटी के लिए आपको फॉर्मूला की लिस्ट पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता होगी तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इसीलिए अगर फॉर्मूला याद है तो तुम उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा मिशन बैच है, सीयूटी का इंपॉर्टेंट बैच है, आप सब जानते ही हो, यानी कि जो ऐप पर होगा केजीएस की, उस ऐप के अंदर जो डीपीपी आपको मिलेगी हर एक चैप्टर के बाद में या चैप्टर से पहले, उस डीपीपी के साथ में फॉर्मूला शीट भी आपको मैं देने वाली हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि फॉर्मूला शीट मिलेगी, उसके बाद में आपके 30-35 जो भी क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यानी कि फॉर्मूला शीट भी मिल गई एंड क्वेश्चंस भी मिल गए। तो बहुत ही मजेदार वो आपका बैच होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर्स की, यानी कि यहां पर संधारित्र की। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर का, पहला फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस क्या होता है। तो बच्चा लोगों कैपेसिटेंस की अगर बात करोगे तो C बराबर होता है बेटा यहां पर Q बटा V, यानी कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता बराबर होता है आवेश बटे क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है। बात समझे, विभव होता है। क्लियर होगी वाली बात। अगला फॉर्मूला होता है कि जो कैपेसिटेंस होता है उसके क्या होता है बेटा, कि वो कितने टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं, कितने टाइप की धारिता होती है। तो यहां पर दो टाइप की हम बात करते हैं। एक होती है समांतर पट्टिका संधारित्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर जिसको बोलते हैं गोलाकार संधारित्र। तो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो उसके बीच में आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, ये आपकी दो पैरेलल प्लेट होती है, समानांतर प्लेट होती है, जिसमें एक पर प्लस क्यू आवेश होता है और एक पर माइनस क्यू आवेश होता है। इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से कुछ यहां पर क्या मिलता है, हमको संधारित्र मिलता है, यानी कि धारिता मिलती, कैपेसिटेंस मिलती है। और उस कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D होता है। जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, परमिटिविटी है ना। A क्या है बेटा, एरिया है। एरिया किसका, इन दोनों प्लेट के बीच का जो एरिया है वो पूरा। और D क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। बात समझ, यानी कि इन दोनों के प्लेट के बीच का एरिया और उन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये आपको यहां पर दे रखी है। और आपको ये फॉर्मूला यहां पर ये आपको दिख भी रहा होगा, यानी कि यहां पर इन प्लेट के बीच का जो एरिया हो गया, यानी कि इस तरीके से प्लेट का जो एरिया है वो A हो गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो आपका D हो गया। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समानांतर पट्टिका संधारित्र। दूसरा आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से दो गोले बने होते हैं और इसमें एक गोले पर प्लस। एक बार याद रखना, जब कभी भी हम संधारित्र की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो वहां पर दो आवेश होने चाहिए। ये बात समझे, एक प्लस आवेश होना चाहिए, एक माइनस आवेश होना चाहिए, तभी वो कैपेसिटेंस का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये बात याद रखना। तो यहां पर एक प्लस क्यू आवेश हो गया, एक माइनस क्यू आवेश हो गया। प्लस क्यू आवेश की रेडियस कितनी है, R1 है। माइनस क्यू आवेश का जो गोला है उसकी रेडियस कितनी है बेटा, त्रिज्या इसकी R2 है। अब इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों प्लेट के बीच का जो गोलाकार प्लेट से इन दोनों प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, यानी कि R1 R2 दोनों की त्रिज्या का मल्टीप्लीकेशन। R1 R2 बटे में क्या हो जाएगा, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करनी है, बड़ी वाली रेडियस में से छोटी वाली माइनस करनी है, तो ये होगा R2 माइनस R1। बात समझ में आ गई। दूसरा फॉर्मूला अब बात करते हैं। देखो तीन टाइप के हो गए, एक सिलिंड्रिकल भी होता है, तीन टाइप हो गया। एक होता है पैरेलल प्लेट, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा हो गया सिलिंड्रिकल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये दोनों है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, कि दो टाइप ज्यादा पूछा जाता है। थर्ड टाइप आप याद कर लीजिए, लेकिन इससे क्वेश्चंस कम आते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर यानी कि नेलीय संधारित्र जिसको बोलते हैं, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस तरीके से दो बेलन बने होंगे, दो सिलेंडर बने होंगे, जिसकी एक की रेडियस R1 होगी और दूसरे की रेडियस R2 होगी और इसकी लंबाई L होगी। तो इसके लिए जो धारिता होती है C, वो होती है 2 पाई एप्सिलॉन। देखो
जो स्फेरिकल है, गोलाकार है, उसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 2 पाई। अब याद करने का तरीका, इसमें 4 है, इसमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें R1 R2 है, दोनों रेडियस का मल्टीप्लिकेशन, इसमें रेडियस का मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसमें L है, ठीक है। तो यहां पर R1 R2 की जगह रिप्लेस क्या कर दिया हमने, L से रिप्लेस कर दिया, बटे में हो गया। यहां पर R2 माइनस R1 है, यहां पर R2 का डिवीजन है R1 से, यानी कि भाग कर रहे हो R2 को R1 से, लेकिन किसके साथ में बच्चा मेरे, लॉग के साथ में। यहां पर लॉग R2 बटे R1, इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला यानी कि सिलिंड्रिकल के बारे में ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ना ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। क्वेश्चन आते इन दोनों से समानांतर से तो सबसे ज्यादा आते हैं, उसके बाद में आपका स्फेरिकल, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है बेटा, ये तो आपका डबल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपका 1 स्टार है, इस पर कोई स्टार लगाने की जरूरत नहीं। ये आप याद रखोगे तो भी सही है, नहीं याद रखोगे तो भी सही है रे बबुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला। अब अगला क्या है फॉर्मूला, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन, यानी कि कैपेसिटर की संभावित जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बन सकते हैं। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल यानी कि समांतर, और एक समानांतर, और एक होता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में, यानी कि श्रृंखला में, ठीक है। तो अगर हम समानांतर संधारित्र की बात करें, यानी कि हम इस तरीके से अगर संधारित्र को पैरेलली कनेक्ट करें, पैरेलली मतलब एक उसके बराबर में दूसरा, फिर उसके बराबर में तीसरा, इस तरीके से क्या है बेटा, एन टाइप ऑफ कैपेसिटर मान लो कनेक्टेड है। तो यहां पर जो इसका इक्विवेलेंट मतलब इसका कंप्लीट टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है, धारिता आती है, उसका फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2। यहां पर 2 है तो 2 कैपेसिटेंस आ जाएगा, अगर यहां पर 3 होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, और अगर ऐसे n होंगे तो आप C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश कहां तक जाओगे, Cn तक जाओगे। बात समझ में आ गया। और याद रखना वो Cn की जो श्रृंखला होगी वो इक्विवेलेंट में आ जाती है n। अगर मान लेते हैं कि C1 बराबर C2 बराबर C3, यानी कि Cn तक जो आपके धारिता है वो सबकी वैल्यू C है। कितनी है बेटा, C है। तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है C इक्विवेलेंट बराबर NC। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। अगर हम पैरेलल सीरीज की बात करें, यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब क्या है, एक फिर एक फिर एक मतलब एक ही लाइन में कनेक्टेड है, इस तरीके से आपके। तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अगर यहां पर n है, n मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस है, तो यहां पर हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश कहां तक, 1/Cn तक। ये बात समझ में आ गई। और ऐसी सेम अगर मान लेते कि C बराबर C1, मतलब सारे के सारे जो कैपेसिटर यहां पर कनेक्टेड है, जो संधारित्र कनेक्टेड है, उन सबका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता क्या है बेटा, C के बराबर है। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर n बटा, ये बच्चा लोगों, C बटा n। याद रखना ये वाली बात। वहां पर होता है C इक्विवेलेंट NC के बराबर, पैरेलल में यानी कि सीरीज में हो जाता है C इक्विवेलेंट बराबर C बाई n। ये बात याद रखना, ठीक है। अगला अब आया कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, यानी कि जो टाइप ऑफ कैपेसिटर की हमने बात करी थी, जिसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की बात करी थी, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फोर्स का वैल्यू होता है F बराबर Q² बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा रे बच्चा, F बराबर Q² बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। अगला यहां पर Q क्या है, आवेश है, दोनों प्लेट की प्लेट पर जो आवेश है उसकी वैल्यू है। 2 आपकी कोई न्यूमेरिकल नंबर है। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, आपकी परमिटिविटी है। बात समझ में आ गई। अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र है उसके बीच की जो एनर्जी स्टोर है, उनके बीच में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। आपको मैंने बताया था, आपको मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ बढ़ता है तो कुछ एनर्जी को कंज्यूम करता है, कुछ एनर्जी को लेता है, यानी कि कुछ एनर्जी स्टोर होती है। वो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसमें बोलते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना, स्टोर ऊर्जा। वो एनर्जी का वैल्यू होता है U बराबर हाफ CB², यानी कि U बराबर 1/2 CB²। C क्या है, धारिता, V क्या है, विभव यानी कि वोल्टेज। यहां पर 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी के, एक होता है हाफ CB², एक होता है Q²/2C और एक होता है हाफ QB। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो वैल्यू, जो मान आपको दे रखा हो, जो क्वांटिटी वहां पे दे रखी हो एग्जाम के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला को यूज करके वहां पर संचित ऊर्जा को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा लग रहा है दोनों प्लेट के बीच में, उसकी एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी
एनर्जी है तो एनर्जी की डेंसिटी भी होगी, बिल्कुल होगी बेटा। तो एनर्जी यानी विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, वो ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद रखोगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये आपकी क्या है, स्थितिक ऊर्जा है। स्थितिक ऊर्जा को आपने आयतन से डिवाइड कर दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को जब आपने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो वहां पर हमको क्या मिला, वहां पर हमको मिला एनर्जी डेंसिटी, यानी कि ऊर्जा घनत्व, और वो कितना होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। समझ में आ गया रे बच्चा सबको, बिल्कुल आ गया होगा। अब आया अगला फॉर्मूला, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अगर हम मान लो कि भैया ये जो दो प्लेट थी, इन दोनों की प्लेट पर आवेश था प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है मैम। अभी इसके बीच में एयर भरी हुई थी, है ना, वो वैक्यूम था। अगर मैं वैक्यूम को हटा के यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दूं, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम का तो एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 नहीं होती, है ना। यहां पर क्या होगी, 1 के बराबर नहीं होगी, कुछ और होगी, 0.5 हो सकती है, 1.25 हो सकती है, 1.3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एनीथिंग। यानी कि अब यहां पर मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा, यानी कि जो उसकी धारिता होगी, वो क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। के का मतलब क्या है कि जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, के बराबर है। यानी कि हमने के डाइलेक्ट्रिक का क्या कर दिया, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया जिसका मान कितना है, के बराबर है। यानी कि एप्सिलॉन आर, इसकी परमिटिविटी के बराबर है, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, पहले फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहां पर ए के साथ में के की और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के साथ में के की और मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बात समझ में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, क्योंकि जब तक एयर होता है ना, तो यहां पर बेसिकली जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये होता है। लेकिन जब एयर होता है ना, वैक्यूम होता है, तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाता है, इसीलिए ये वैल्यू बन जाती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन अगर यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक है, अब डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, एप्सिलॉन आर यहां पर मान लेते हैं के बराबर, अब के का मान कुछ भी हो सकता है, तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे एप्सिलॉन आर की जगह पे के लगा दो, ए बाई डी, ये बन गया इसका नया फॉर्मूला जब डाइलेक्ट्रिक भरा हो। समझ में आ गया, यानी कि गतिशील माध्यम, डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं, गतिशील माध्यम युक्त संधारित्र। समझ में आ गया सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ये तो होगी पोटेंशियल की कहानी, मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी थी रे बबुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों की कहानी हमने वहां पढ़ ली थी। संधारित्र की कहानी आज हमने यहां कंप्लीट कर ली। अब आगे हम चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला होता है धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी क्या होती है। बेसिकली अगर मैं सबसे पहले फॉर्मूला की बात करूं तो वो आवेश की, यानी कि करंट की बात होती है, आई। तो आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा टी। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान में रखना। धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे टाइम, यानी कि आवेश बटे समय। बात समझ में आ गई, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। अब इसके बाद में करंट है तो करंट का डेंसिटी भी होगा, तो करंट का डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है करंट पर यूनिट एरिया, आई बटा एक, यानी कि करंट को एरिया से भाग कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, करंट डेंसिटी मिल जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। तो जे बराबर आई बटा ए, और एक फॉर्मूला होता है जे का सिग्मा ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना, दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछेगा। अगला सवाल, अगला यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, ड्रिफ्ट वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो आप 3 स्टार बना लो इस पर, तो 3 स्टार। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और 2-3 फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्म में नहीं होता, दिख भी रहा होगा आपको। वीडी का फॉर्मूला होता है 1/2 ई बटे एम, और यहां पे होता है टॉ। टॉ का मतलब होता है टाइम, यानी कि एवरेज टाइम, एवरेज समय की बात हो रही है यहां पर। 1/2 कांस्टेंट है, ई आपको पता है कि क्यू ई बराबर, यानी कि फोर्स ई बराबर हो जाता है एम ए के। यहां से आपको एक्सेलरेशन मिलता है ई बाई एम, और उसी एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां पर वेलोसिटी के साथ में पुट करते हैं और टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाती है, किसकी बेटा, इलेक्ट्रॉन की। तो ये हो जाती है 1/2, एवरेज है तो इसलिए 1/2 ई बाई एम, और यहां पर आ जाता है टो एवरेज। टो एवरेज मतलब टाइम, यानी कि कोलाइड करने का जो टाइम है, किसी भी एक जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जिस ड्रिफ्ट वेग से चल रहा है, उस ड्रिफ्ट वेग का उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते टाइम जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है किसी दूसरे अनायन से, वो जो टाइम है उसको बोलते हैं कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और इसको बोलते हैं बेटा
टॉ, यानी कि इसको डिनोट करते हैं टॉ से, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ड्रिफ्ट स्पीड का, VD बराबर 1/2 EE/m इंटू टॉ। और अगला फॉर्मूला करंट के फॉर्म में हो जाएगा I/NEA इंटू ED। आपको ऐसे याद रखा होगा ये वाला I बराबर NEA/BD, ये याद रखो, तो BD ऑटोमेटिकली आपको यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। ये आसानी याद करना कि करंट का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेग के फॉर्म में क्या होता है, करंट यानी कि धारा बराबर होती है NEA इंटू BD। N क्या है, नंबर डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ई क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए क्या, एरिया जो कवर हो रहा है चलने वाला है ना, और बीडी क्या है बेटा, ड्रिफ्ट वेग है। समझ में आगे से बच्चों को। अगला रेजिस्टेंस यानी कि तार का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपको सबको ये तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि तार के प्रतिरोध का फॉर्मूला R बराबर ρL/A होता है, जहां पर रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, L क्या होता है, लेंथ यानी कि लंबाई ऑफ द तार होती है, A क्या होता है, एरिया ऑफ द वायर यानी कि क्षेत्रफल होता है वायर का, तार का। समझ में आ गया, ठीक है मैम। जहां पर रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी के साथ में, यानी कि प्रतिरोधकता बराबर होता है 1/चालकता के। याद रखो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि बहुत जगह पर ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आया है कि आपको प्रतिरोधकता दे रखा होगा, बोलेगा चालकता का निकालो मान, तो चालकता बराबर आपको पता होनी चाहिए इनकी सिग्मा होती है चालकता, कंडक्टिविटी, और रो होता है रेजिस्टिविटी। इन दोनों का ये रिलेशन है। आपको सीधी सी बात है, चालकता कब ज्यादा होगी, जब प्रतिरोधकता कम होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगी तो यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात याद रखना। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल में होते हैं। फिर आया टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यानी कि प्रतिरोध का टेम्परेचर, तापमान पर किस तरीके से निर्भरता होती है, तो R बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर जो अल्फा होता है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि अल्फा बराबर होता है तापमान नियतांक, है ना। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस अल्फा के बेसिस पर, इस अल्फा के आधार पर ही हम डिफाइन करते हैं कि ये जो आपका मटेरियल है, पदार्थ है, वो सेमीकंडक्टर है, इनके अर्धचालक है, या चालक है, या फिर बेटा इंसुलेटर है। तो इसी के बेसिस पर हमको डिफाइन करना होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी टेम्परेचर में चेंज मिले और उसके बेसिस पर रेजिस्टेंस में चेंज मांगे तो आपको यही फॉर्मूला वहां पर लगाना है। अल्फा आपको दे रखा होगा कि क्या होगा, ठीक है। अगला, अब ओम्स लॉ क्या होता है भैया, ये सबको पता है, B बराबर IR होता है, ठीक है मैम। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में सबसे पहला लॉ आता है जंक्शन लॉ, जिसको बोलते हैं बेटा संधि नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं रे बच्चा, संधि का नियम। तो संधि नियम में क्या बोलते हैं कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों का जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि जितनी करंट आ रही है और जितनी करंट जा रही है उन सबका सम क्या होगा बेटा, उन सबका जोड़ क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। यही कहलाता है किरचॉफ का संधि का नियम, ठीक है। यानी कि एक किसी पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है, जितनी करंट जा रही है, ये बात समझ में आई, वहां तो वो दोनों के बराबर है, या फिर उन दोनों का जोड़ क्या है, 0 के बराबर है। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। यहां पे यही चीज लिखा हुआ है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ नोड इज 0, दैट इज द टोटल सम ऑफ द करंट। मतलब सारी करंट का जोड़, सारी धाराओं का जोड़ जो होगा वो 0 के क्या होगा, बराबर होगा। पहला नियम। दूसरा होता है लूप लॉ। लूप लॉ का मतलब होता है लूप का नियम। लूप का नियम ये क्या कहता है कि अगर कोई लूप दे रखा है, लूप कैसा होना चाहिए, बंद का, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए, ठीक है। उस लूप के अंदर जितनी भी क्या है बेटा वोल्टेजेस हैं, उन सब का सम, यानी कि जितने भी विभव लगे हुए हैं या किसी कोई रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस पर जितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, उन सब का जो सम होगा, उन सब का जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहां पर यही कहानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग अ क्लोज्ड लूप। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, बंद लूप होना चाहिए। अगर खुला हुआ लूप है तो वहां पर आपका लूप लॉ नहीं लगेगा, यहां पर किरचॉफ का सेकंड लॉ नहीं लगेगा। तो लूप का कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो वहां पर जो टोटल सम होगा वोल्टेज का वो क्या हो जाएगा बच्चा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये हो गए किरचॉफ के नियम। अगला नेक्स्ट यहां पर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रजिस्टर का हमने मान निकाला था, वो रजिस्टर के दो, जैसे कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन थे, यानी कि किस तरीके से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, संधारित्र को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रतिरोध को किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। तो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जा सकते हैं और रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगर पैरेलल में है
अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1। इस तरीके से जैसे आपका कैपेसिटर में क्या था, अगर पैरेलल में तो C बराबर C1 प्लस C2 था, यहां पर उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा। जस्ट अगर रजिस्टर पैरेलल में है तो यहां पर जो सीरीज वाला कैपेसिटर का फॉर्मूला था वो यहां पर पैरेलल में लग जाएगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरीके से रजिस्टर है, एक फिर उसके बाद में एक, फिर उसके बाद में एक, फिर उसके बाद में अगर n नंबर ऑफ है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कहां तक, 1/Rn तक। समझ में आ गया? ठीक है। अगला यहां पर अगर श्रृंखला में है तो श्रृंखला का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी कि R1 फिर R2 फिर R3 फिर R4 कहां तक बेटा रे, n नंबर तक। तो यहां पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक, Rn तक। ठीक है भैया। अब आया व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको, आएगा यहां से क्वेश्चन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको इस तरीके से दिखाई देता है, दो रेजिस्टेंस ऐसे और इन दोनों के बीच में क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर, और यहां पर लगा होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसकी एक क्या होती है बेटा, बैलेंस्ड कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं तुलना। बैलेंस मतलब तुलनात्मक नियम, तुलनात्मक एक यहां पर नियम होता है, बैलेंस तुलनात्मक एक शर्त होती है, और वो शर्त क्या होती है, R1/R2 बराबर होना चाहिए R3/R4 के, यानी कि R1 और R2 का भाग बराबर होना चाहिए R3 और R4 के भाग के। यही कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। समझ में आ गया रे बच्चा? याद रखना ये वाला कंडीशन, जहां पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी वो क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो नॉर्मल सर्किट है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो कैसा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है बेटा। अगला आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला याद रख लेना, P बराबर होता है B²/R, I²R और BI। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है P बराबर BI। यहीं पर आप ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अगर हमने B बराबर IR लगा दिया तो I²R हो जाएगा, अगर मैंने I बराबर B/R लगा दिया तो P बराबर B²/R हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको तीन फॉर्मूले यहां पर पावर के मिल जाते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया आपकी विद्युत शक्ति के फॉर्मूले। आगे बढ़ते हैं। अगला, गैल्वेनोमीटर एज एन अमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया कि अगर गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर कैसे बनाए, यानी कि अमीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर। तो बेटा हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगा देते हैं, समांतर में हम क्या लगा देते हैं, एक नया रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं शंट प्रतिरोध। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भैया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और उस रेजिस्टेंस को लगाने पर यह कंडीशन जनरेट हो जाती है कि इस रेजिस्टेंस में जितनी धारा आपकी जा रही है बराबर इस रेजिस्टेंस में जितनी वोल्टेज है। आपको पता है कि ये संधि जंक्शन हो गया, जंक्शन में दो करंट डिवाइड हो गई, तो आपको पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा और यहां पर जो वोल्टेज होगा उसका मान बराबर होगा, क्योंकि वोल्टेज बराबर होता है, विभव समांतर में बराबर होता है हर एक रजिस्टर पर। तो बेटा यहां पर वोल्टेज Ig इंटू जी होगा, यहां पर वोल्टेज I माइनस Ig इंटू एस होगा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपकी आ गई पहली कंडीशन। अब दूसरा क्या है कि गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो भैया अगर वोल्ट मीटर के रूप में हमें गैल्वेनोमीटर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। अगर अमीटर बनाना है तो पैरेलल में लगाओ, अगर वोल्टमीटर बनाना है तो बेटा किस में लगा दो, सीरीज में लगा दो। बस ये बात याद रखना। और सीरीज के लिए जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा BAB, वो कितना हो जाएगा, IGR प्लस G, क्योंकि आपको पता है सीरीज में कनेक्शन है तो टोटल करंट सेम होगी, इसमें भी करंट सेम और इस वाले में भी करंट सेम, धारा दोनों में, क्योंकि सीरीज में धारा सेम रहती है, धारा समान है, तो यहां पर I दोनों में सेम रहेगा, तो R प्लस G इंटू IG बराबर क्या हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप AB के बीच में। समझ में आ गया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब अगला, संधारित्र का आवेशन, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। तो अगर हमको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चाहिए तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये पूरा ड्राइव करके आता है। भाई हम क्या करेंगे, दो यहां पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध, दोनों को लगाएंगे और एक वोल्टेज से कनेक्ट कर देंगे, विभव से। तो जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमको मिलता है चार्जिंग के अंदर, QT बराबर, यानी कि टाइम के साथ में चार्ज हो रहा है, यानी कि यहां पर टाइम क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, एक परिवर्तित क्वांटिटी है, परिवर्तित यहां पर क्या है, समय रहेगा आपका यहां पर। तो QT बराबर CB,
सी क्या है संधारित, संधारित यानी कि धारिता, वी क्या है विभव, और 1 माइनस ई की पावर, ई क्या है बेटा एक्सपोनेंशियल है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसकी घात क्या हो जाएगी माइनस का टी बटा आर सी। टी क्या है समय है और आर क्या है बेटा प्रतिरोध है और सी आपका यहां पर धारिता है। तो ये हो जाएगा क्यू टी बराबर सी बी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी बटा आर सी। समझ में आ गया, ये हो गई चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर हमें डिस्चार्जिंग करनी है तो डिस्चार्जिंग में यहां पर क्या हो जाएगा कि भैया रजिस्टर और सी तो लग गया लेकिन वोल्टेज को हटा देंगे। चार्जिंग करेंगे तो वोल्टेज लगानी पड़ेगी और डिस्चार्जिंग करेंगे तो वोल्टेज को हटाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर पंखा चल रहा है तो उसमें चार्जिंग जा रही है, अगर पंखे को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, अब वोल्टेज खत्म हो गया तो चार्ज क्या, तो पंखा क्या हो रहा है डिस्चार्ज होना चालू हो रहा है। तो यहां पर अगर हम डिस्चार्जिंग करेंगे तो वोल्टेज को हटा देंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये आएगा, क्यू टी बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस का टी बटा आर सी। दोनों के लिए फॉर्मूला याद रखना, यानी कि संधारित्र का आवेशन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला, सॉरी डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, तो ये था आपकी पूरी कहानी दोनों चैप्टर की, यानी कि कैपेसिटर की और यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की। क्या आपको सारी कहानी क्लियर हो गई? और ये फॉर्मूले आप बार बार रिवाइज करोगे तब जाके ये फॉर्मूले आपके यहां दिमाग में फिट होगा रे बच्चा। अगर नहीं होगा, अगर एक बार छोड़ दिया यहां पर पढ़ के, नहीं, आप तुरंत के तुरंत इनको जो मैं समझा रही हूं उनको तुरंत के तुरंत एक छोटे से नोट्स में बनाते चले जाओ, एक फॉर्मूला शीट अपनी तैयार कर लो ताकि आप कभी भी इस फॉर्मूले को ना भूलो। जब भी आप इनको निकालो तो आपके दिमाग में तुरंत सारी चीजें याद आ जाए। ठीक है रे बच्चा, तो ऐसे हम बहुत सारे चैप्टर्स की, मतलब हर एक चैप्टर की हम इस तरीके से एक सीरीज कंटिन्यू कर रही हूं मैं, और हर एक चैप्टर के ऐसे एक फॉर्मूला शीट आपको मिलती रहेगी। और आप सभी बच्चे वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें। जो बच्चे शुरू से देखते हैं प्लीज एंड तक देखें और अपने इस वीडियो को शेयर भी करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।